हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर अर्थात अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का परिचय कराने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं हूं डॉक्टर बीबी तिवारी। मुझे लोग अर्थशास्त्री के रूप में भी जानते हैं। मैं एक अर्थशास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला हूं और मुझे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कई बार अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दूरदर्शन पर, स्वयं प्रभा चैनल, MHRD पर भी मैंने एज ए इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री के रूप में अपने कई लेक्चर दिए हैं। यूपी बजट का विश्लेषण भी किया है। विभिन्न प्रादेशिक समाचार चैनलों जैसे के न्यूज है, JK24x7, लाइव टुडे, भारत समाचार आदि चैनलों पर भी मुझे आर्थिक विषयों पर अपने मत प्रस्तुत करने का कई बार अवसर मिला हुआ है। तो आज आपके सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत करने चल रहे हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के बारे में जानने से पहले हम लोग एक दो प्रश्न पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था क्या है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का विकास मॉडल, भारत का विकास मॉडल यानी ग्रोथ मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? द ग्रोथ मॉडल ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स whom? किसको सुरक्षित करता है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है राज्य। यहां देखिए, व्यक्ति और राज्य दोनों की अवधारणा अर्थशास्त्र में अलग होती है। यहां व्यक्ति से मतलब होता है एक उपभोक्ता से, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है, हम उसको वहां पर व्यक्ति कहेंगे। राज्य का मतलब है किसी एक देश या किसी एक एंटिटी से। किसी भी देश को हम यहाँ राज्य शब्द से अभिभूत करते हैं, राज्य शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन है व्यक्ति और राज्य दोनों, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोग अभी दें, इससे पहले हम लोग पहले ये तो जान लें कि विकास मॉडल क्या है, व्यक्ति कौन है, राज्य कौन है, और ये किस तरह से, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से ये हितों की सुरक्षा करते हैं। इसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न पूछा गया था IAS में। देश की आर्थिक वृद्धि में, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां शब्द जो लिखा गया है आर्थिक वृद्धि में यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में, निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? यहां पर एक शब्द यूज किया गया है अनार्थिक। इसका मतलब है कि दो तरह के तत्व होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है आर्थिक तत्व और दूसरा होता है अनार्थिक तत्व। यानी तत्व का मतलब यहां पर है क्रियाकलाप से। तो एक है आर्थिक क्रियाकलाप और दूसरा है अनार्थिक क्रियाकलाप। तो इसी की बात हम इस क्वेश्चन में किया जा रहा है। तो आर्थिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में आप उत्तर ढूंढें। इससे पहले आप ये तो जान लीजिए कि पहले आर्थिक और अनार्थिक कहते किसको हैं और वो क्रियाकलाप है कौन से। तो इसका आंसर आपको अपने आप आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमी। तो हम लोग बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की। यहां एक शब्द है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को अगर हम अलग करें तो यहां पर दो शब्द आता है, अर्थ और व्यवस्था। यानी इकोनॉमी को अगर हम डिवाइड करें तो दो शब्द हमको मिलते हैं, अर्थ यानी मनी, इसको हम कहेंगे मनी, और व्यवस्था का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो सवाल इस बात का है कि ये अर्थ क्या है और ये व्यवस्था क्या है, तब यही मिलकर के बनता है अर्थव्यवस्था। तो यहां पर आप जान लीजिए कि इस अर्थ का संबंध किससे है? इस अर्थ का संबंध है मनुष्य से। यानी एक मनुष्य है, मनुष्य की कुछ गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां कैसी हो सकती हैं? उसके अपने जीवन को यापन करने के लिए, उसके अपने व्यवहार के लिए। यानी जब कोई भी मनुष्य
कोई भी मानवीय प्राणी या विवेकशील प्राणी कोई भी क्रियाकलाप करता है जिसको हम क्रियाकलाप कहते हैं, तो क्रियाकलाप करता है यानी कोई भी कार्य करता है तो वो किस लिए करता है? अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए, यानी उससे उपयोगिता प्राप्त करता है। तो यहां पर गतिविधियों को संचालित करते हुए जो हम उपार्जित करते हैं, जो हम अर्जित करते हैं, उसको कहते हैं अर्थ। और जो गतिविधि है यानी जो हमने कहा क्रियाकलाप है, हमारी जो गतिविधि है, क्रियाकलाप है, वो क्या कहलाया? व्यवस्था। और जो हमारी उपार्जन है, एक शब्द हमने कहा उपार्जन है, इस क्रियाकलाप का जो परिणाम है, इस क्रियाकलाप का जो परिणाम हमें मिला वो कहलाया अर्थ। तो अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और विश्लेषण करने वाली विधा ही अर्थव्यवस्था है। क्या है? फिर से आप नोट कर लीजिए, मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और विश्लेषण करने वाली विधा ही अर्थव्यवस्था है। यहां पर अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्थ का संबंध किससे है। तो ये गतिविधियों का विश्लेषण करने वाली विधा तो अर्थव्यवस्था कहलाई, लेकिन ये विधा क्या है, ये जो गतिविधियों का विश्लेषण करेगी वो क्या है? तो उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। जो विधा है, जो विश्लेषण करने वाली थियरी है, थियरी को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र के दो पक्ष हुए। हम इसको अगर थोड़ा सा और विश्लेषित करें तो अर्थशास्त्र के दो पक्ष हुए, एक हुआ सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा हुआ व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। सैद्धांतिक पक्ष क्या कहलाया? अर्थशास्त्र। और व्यवहारिक पक्ष क्या कहलाया? अर्थव्यवस्था। यानी जो विश्लेषण करने वाली विधा है वो तो अर्थशास्त्र है, और जो गतिविधियां हैं और जो उससे उपार्जन है वो है हमारा अर्थव्यवस्था। तो यहां पर अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र का उद्भव कहां से हुआ, अर्थशास्त्र आया कहां से। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लें। तो अर्थशास्त्र जैसे ही कहा जाता है कि शब्द आता है कि अर्थशास्त्र, आपके दिमाग में आता होगा कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसको कौटिल्य ने लिखा है। कब लिखा था? मौर्य काल में, मौर्य शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके महामंत्री थे कौन? चाणक्य, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। उन्होंने कौटिल्य नाम से एक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य उनका लेखक का नाम था, लेखन का कार्य करने का नाम था। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र वास्तव में यह अर्थशास्त्र पर लिखी हुई कोई पुस्तक नहीं है। यह राजनीतिक अर्थशास्त्र जो है यह राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी हुई पुस्तक है। यानी एक राजा के कर्तव्य क्या है, राजा को कर का उपयोग कैसे करना चाहिए, कर का निर्धारण कैसे करना चाहिए, जनता से कितना कर लेना चाहिए, इन सब का विश्लेषण, इन सब का विस्तृत विवरण अर्थशास्त्र में है। लेकिन अर्थशास्त्र की इस पुस्तक में अर्थव्यवस्था पर या शास्त्र के किसी सिद्धांत पर कोई बात नहीं की गई है। तो हम इस यहां से अर्थशास्त्र शब्द यूज जरूर किया गया है, लेकिन इसको अर्थशास्त्र का हम जनक नहीं मानते। तो हम कब मानते हैं? अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? 1776 में एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आप नोट कर लीजिए, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस।
इसका प्रकाशन हुआ था 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशंस से ही अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। हमने पहले ही बताया कि इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक का पूरा नाम आप पहले जान लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इसके बारे में। इस पुस्तक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ध्यान दीजिए, वेल्थ ऑफ नेशंस शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है, लेकिन पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1776 में। हिंदी में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लिख लें, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और उसके कारणों की खोज। ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेल्थ ऑफ नेशंस है, वेल्थ ऑफ नेशन नहीं है। आप लोग कई बार गलती कर देते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन कर देते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस है। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और उसके कारणों की खोज, यही एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र की डेफिनेशन भी है, यही इनके पुस्तक का नाम भी है। तो इसको आप खूब ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये भी नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनके समकालीन अर्थशास्त्री रहे हैं जे.बी. से। इनको कहा जाता है जॉन बैपिस्टे से। इनका पूरा नाम है जॉन बैपिस्टे से। फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं। JOHN जब लिखा जाता है तो वो ब्रिटिश लैंग्वेज है, JAN जब लिखा जाता है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ये है JAN वाले, यानी फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं जॉन बैपिस्टे से। इन्होंने मार्केट थियरी दी थी। मार्केट थियरी यानी बाजार का सिद्धांत। जब भी कभी आता है तो आप ध्यान रखिएगा, से का बाजार सिद्धांत अक्सर कहा जाता है, जहां पर उन्होंने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इस लाइन को भी आप नोट कर लीजिएगा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। यह बाजार का सिद्धांत कहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधार यही शब्द है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर, इसको कई बार लासे फेयर भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं आहस्तक्षेप की नीति। आहस्तक्षेप की नीति ये खूब यूज किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी खूब किया जाता है। लेसेस फेयर शब्द खूब यूज किया जाता है। तो आहस्तक्षेप की नीति क्या है, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो मांग अपने आप उसके लिए मांग पैदा हो जाएगी, यानी सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस घट जाएगी, मांग अपने आप बढ़ जाएगी। सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगी, मांग अपने आप घट जाएगी। यानी सप्लाई के लिए सरकार को कोई जरूरत नहीं है बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए, लेसेस फेयर की पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो ये एडम स्मिथ के समकालीन अर्थशास्त्री हैं जेबी से। एडम स्मिथ का काल कब है, मैंने पहले ही बताया 1776 में उनकी बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसी को ध्यान में रख करके इन सब बातों को आप देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये लाइन कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, किसने कहा था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड किसने कहा था? मार्केट थियरी किसकी है? तो ये जेबीसे ने कहा था। इन्हीं के और समकालीन अर्थशास्त्री हैं जिनका यहां पर नाम लेना बहुत जरूरी है। नाम आपने सुना होगा, डेविड
रिकार्डो। डेविड रिकार्डो किस लिए जाने जाते हैं? अपनी रेंट थियरी, लगान का सिद्धांत। यानी जो कुछ भूमि के उपयोग के बदले आप खर्च करते हैं या किसी को भुगतान करते हैं, भूमि का जब उपयोग करते हैं, आप किसी भी लैंड का उपयोग करते हैं, अगर आप मकान बनवाने जा रहे हैं, खेत में उसमें कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो उस पर कुछ लागत लगती है, तो वही उन्होंने कहा रेंट है। वो भूमि के उपयोग के बदले जो कुछ भी आप व्यय कर रहे हैं वो क्या है? रेंट है। इन्होंने रेंट थियरी दी थी। इन्हीं के और समकालीन है माल्थस। माल्थस का क्या कौन सी थियरी है? पॉपुलेशन थियरी। पॉपुलेशन थियरी, जनसंख्या का सिद्धांत। जब एक बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया था कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी आपने पढ़ा ही होगा कि माल्थस का पॉपुलेशन थियरी क्या है कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है और खाद्यान्न अंकगणितीय यानी पॉपुलेशन जियोमेट्रिक रेट से बढ़ती है, एंड जो फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक रेट से बढ़ती है। तो ये पॉपुलेशन की थ्योरी उन्होंने किस जीव के अध्ययन के आधार पर दिया था? तो उसमें जो आंसर है वो मैं बता दे रहा हूं, ऑप्शन आप बाद में तलाशते रहिएगा। वीज शब्द यूज किया जाता है, इसका कई बार डिक्शनरी में देखिए, कोई लोग मधुमक्खी कहते हैं, कोई लोग इसको मक्खियां कहते हैं या कोई कहते हैं, बट जो वर्ड उन्होंने यूज किया है अपनी बुक में वो शब्द है बीज। तो आप इंग्लिश वर्जन यहां पर देख लीजिएगा, हिंदी वर्जन के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका ये प्रश्न पक्का है। उस साल भी जब एआईएस में पूछा गया था, उस साल भी लोगों ने खूब गलत किया था, केवल इंग्लिश वर्जन ना पढ़ने की वजह से। जिन लोगों ने इंग्लिश वर्जन पढ़ा उन्होंने ये प्रश्न सही किया था, जिन लोगों ने इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ा उन्होंने इसको गलत कर दिया। तो इन्हीं के एक और समकालीन अर्थशास्त्री का नाम है इन्हीं के एक समकालीन अर्थशास्त्री हैं जेएस मिल। ध्यान रखिएगा, इनके फादर भी कई बार इनके फादर का नाम आ जाता है, लेकिन उनका नाम सिर्फ जेम्स मिल था। जेम्स मिल, इनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट, यहां पर ये जॉन अलग थे जॉन बैप्टिस्ट से, ये JOHN है, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके फादर हैं जेम्स मिल। तो जेएस मिल ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। अब इकोनॉमिक्स को डिफाइन जब किया, यानी इकोनॉमिक्स क्या जो इन्होंने डेफिनेशन दिया, परिभाषा दी, तो जेबी से ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अब इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है, ये हम, चूंकि ये अर्थशास्त्र का विषय है, यहां पर अर्थव्यवस्था में इसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस साइंस शब्द पर ध्यान न दीजिए। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को कई बार हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कहते हैं साइंस, दूसरा कहते हैं आर्ट। तो इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है, इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है, ये प्योर अर्थशास्त्र का विषय है, इसको हम यहां पर नहीं ले रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना ध्यान दे रहे हैं कि जेबी से ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, जबकि जेएस मिल ने क्या कहा? जेएस मिल ने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ध्यान दीजिए, यहां पर भी वेल्थ, यहां पर भी वेल्थ, और एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस हाई है, वेल्थ ऑफ नेशंस, यहां भी वेल्थ। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो मैं शुरू से अभी आपको शुरुआत से ही मैंने यही किया कि इकोनॉमिक्स का हमने जो शुरुआत किया वो क्या हुआ? वेल्थ से। यानी इकोनॉमिक्स के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? धन है। धन का मतलब क्या हुआ? अर्थ हुआ। इसी की विधा को हम कह रहे हैं अर्थशास्त्र।
यहां आपको एक चीज और बताते चलें, जितने लोगों का नाम मैंने बताया, जेबी से, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। क्लासिकल का मतलब होता है परंपरावादी, परंपरावादी अर्थशास्त्री कहलाते हैं। क्योंकि एडम स्मिथ ने शुरुआत किया वेल्थ ऑफ नेशंस की, फिर जेबीसी ने कहा साइंस ऑफ वेल्थ, जे.एस. मिल ने कहा स्टडी ऑफ वेल्थ, रिकार्डो और माल्थस ने भी इसी से रिलेटेड बातें करी। तो इसलिए इनको हम कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, परंपरावादी अर्थात, यानी एक परंपरा स्थापित हुई और उस परंपरा को इन लोगों ने आगे बढ़ाते रहे। इसके बाद अर्थशास्त्र, अभी तक जो इकोनॉमिक्स था वो एक इकोनॉमिक्स शब्द आया है, अब अर्थशास्त्र यहीं से विभाजित होना शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे अर्थशास्त्र की आगे बढ़ती है, बीच में चूंकि अर्थशास्त्र का बहुत लंबा गैप है, इतिहास है, उसको हम नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अब आकर के सीधे सीधे 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में आते हैं मार्शल। मार्शल की 1898 में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने कुछ नहीं कहा, बस इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द आल्सो रिलेटेड विद द ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएटेड विद ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानवीय व्यवहार उन्होंने जोड़ दिया। अर्थव्यवस्था में भी हम तो यही बात कर रहे हैं ना, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना, विश्लेषण करने वाली विधा अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थशास्त्र है, ह्यूमन बिहेवियर शब्द इन्होंने जोड़ दिया, यानी कि जो मानव का क्रियाकलाप है उसका भी असर धन के उपार्जन पर पड़ता है। इन्हीं के स्टूडेंट थे जो कैम्ब्रिज जो अर्थव्यवस्था में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, उनको कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो पीगू, एसी पीगू, आर्थर सेसिल पीगू, उन्होंने भी इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया। तो इसलिए ये दोनों लोग कहलाए नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल, नव परंपरावादी, नव परंपरावादी। कौन से अर्थशास्त्री हैं? नव परंपरावादी। अभी वो लोग क्या कहलाए थे? परंपरावादी। अब इसके बाद हम एक थोड़ा सा गैप ले रहे हैं और थोड़ा सा आते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1930 तक पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, जिसे हम तीसा की मंदी कहते हैं। तीसा की मंदी, 30s वर्ल्ड रिसेशन 1919 से 1930 के बीच में आया। यहां पर एक आर्थिक विचारक फिर ब्रिटेन में ही हुए, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ग्रुप के ही हैं, जे.एम. कीन्स। कीन्स ने उस समय अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जो जेबीसी ने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसका उन्होंने कर दिया उल्टा और उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। अगर पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती तो पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि पूर्ति जितना करोगे उतनी डिमांड हो जाएगी। लेकिन कीन्स ने कहा नहीं, मांग की कमी के कारण ही अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में। तो उन्होंने कहा, थियरी पलट दी और कहा मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। और उनकी एक पुस्तक आई थी
जिसका नाम था जनरल थियरी। नोट कर लीजिएगा इसका नाम, जनरल थियरी ऑन इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। जनरल थियरी ऑन इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, ये कब आई थी? 1936 में। जैसे ही 1936 में ये पुस्तक आई, पूरी इकोनॉमिक्स यहीं से मैक्रो और माइक्रो दो भागों में बट गया। ये जो कीन्स थे ये कहलाए मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कहलाए कीन्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो इकोनॉमिक्स है उसके जन्मदाता कहलाए एडम स्मिथ। तो ये मतलब इकोनॉमिक्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ये हैं एडम स्मिथ और ये हैं कीन्स। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अभी तक जो बात किया पूरे इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री का, लेकिन अब जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो मूल प्रश्न था कि अर्थव्यवस्था में दो तरह के तत्व होते हैं। एक होता है आर्थिक तत्व और दूसरा होता है अनार्थिक तत्व। तो अर्थव्यवस्था में पहले हम संसाधनों की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं। यानी रिसोर्स क्या होते हैं? हमने कहा कि समस्त आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण। तो आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए हमें कुछ रिसोर्स भी तो चाहिए होगा। तो रिसोर्स क्या हुए? तीन तरह के रिसोर्स होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है भौतिक संसाधन और तीसरा होता है मानवीय संसाधन, नेचुरल, फिजिकल और ह्यूमन। तीन तरह के संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क रूप में उपहार स्वरूप प्रदान किया है। ध्यान रखिएगा, जब एडम स्मिथ की बात हम करते हैं तो एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री भी कहते हैं, जबकि इन्हीं के समकालीन रिकार्डो हैं। रिकार्डो को हम यूटिलिटेरियन कहते हैं। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कल्याणकारी, उपभोक्तावादी अर्थशास्त्री की बात करते हैं। लेकिन जब एडम स्मिथ की बात करते हैं तो उनको हम नेचुरलिस्ट इकोनॉमिस्ट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमें हर चीज निःशुल्क रूप में उपहार स्वरूप प्रदान किया है, तो उस पर किसी को अधिकार नहीं करना चाहिए। यानी यहीं पर उन्होंने लेसेस फेयर की भी पॉलिसी की बात करी थी। और यहीं पर एक शब्द यूज किया था, इनविजिबल हैंड। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एडम स्मिथ का एक इनविजिबल हैंड का से अभिप्राय था। तो ध्यान रखिएगा, इनविजिबल हैंड कुछ नहीं, ये वही इनविजिबल हैंड है जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार स्वरूप प्रदान किया है। यानी यहां पर इनविजिबल हैंड कौन है? नेचर। नेचर इज द इनविजिबल हैंड इन द इकोनॉमिक्स ऑफ एडम स्मिथ। तो यहां पर हमारा सिर्फ बताने का मतलब यही था। तो प्राकृतिक संसाधन वो है जो नेचर ने हमें निःशुल्क उपहार स्वरूप प्रदान किया है। भौतिक संसाधन वो है जो हमने जनरेट किए हैं अपने प्रयासों से, अपने तकनीक से, अपने मेहनत से जो हमने उपार्जित की है, उसको हम कहते हैं भौतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन कौन है? मानवीय संसाधन वो है जो वर्किंग एज ग्रुप है आपका। मानवीय संसाधन का मतलब बच्चों से नहीं है, क्योंकि बच्चे काम नहीं कर सकते, और बूढ़ों से भी नहीं है, क्योंकि बूढ़े भी काम नहीं कर सकते। बूढ़ों से अभिप्राय क्या है हमारा, और बच्चों से। यहां पर एक वर्ड
बैंक ने और बाकी अन्य संस्थाओं ने, जैसे वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने और बाकी संस्थाओं ने, UNDP ने, सभी लोगों ने एक डेफिनेशन दी है कि मानवीय संसाधन है कौन। तो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ष और 64 वर्ष से कम की आयु वर्ग को हम वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं। वर्किंग एज ग्रुप का मतलब है कि इसके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग होते हैं उनमें कार्यशील क्षमता नहीं होती है, वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। 14 वर्ष से कम को चाइल्ड लेबर हम कहते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इसलिए मानवीय संसाधनों की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स इन्हीं दोनों आयु वर्गों के बीच में आएगा। तो इन्हीं, अच्छा, अब जब ये तीनों संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं तो इन संसाधनों के साथ हमारी आवश्यकताएं भी हैं। आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। तो आवश्यकताएं हमारी क्या हैं? अनंत है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स। आवश्यकताएं अनंत है और संसाधन सीमित है, लिमिटेड है। इन लिमिटेड और अनलिमिटेड, लिमिटेड संसाधनों और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में सामंजस्य कौन बैठाता है? अर्थशास्त्र। और सामंजस्य कौन बैठाता है? हमारे आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में भी थोड़ा सा हम आपको बस जरा सा आपको बता दे रहे हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप किसको कहते हैं और अनार्थिक क्रियाकलाप किसको कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप हमारा जो है वो आर्थिक और अनार्थिक। तो आर्थिक क्रियाकलाप में आएगा प्राकृतिक संसाधन, जैसा हमने आपको बताया था, श्रम शक्ति, या हम जिसको जनसंख्या, बार बार हमने अभी आपको यही मानवीय संसाधन में यही बताया कि जनसंख्या हम उसी को मान रहे हैं जो डिपेंडेंट नहीं है, उसी को हम मानवीय संसाधन मान रहे हैं। पूंजी निर्माण, तकनीक या इनोवेशन, जिसको हम नवाचार कहते हैं हिंदी में, नवाचार, तकनीकों का, नई नई तकनीक का जो क्रिएशन हम करते रहते हैं। और पूंजी का उत्पादन यानी क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कैपिटल यहां पर आप कह सकते हैं, कैपिटल। और यहां पर इस पूंजी को उपार्जित करने वाला संगठन। तो अनार्थिक में कौन कौन से आएंगे? अनार्थिक में आते हैं सामाजिक घटक, इसके बाद आएंगे धार्मिक घटक, फिर आएगा आपका राजनीतिक घटक, फिर आएगा अंतरराष्ट्रीय घटक, और फिर आपका आएगा वैज्ञानिक घटक। ध्यान रखिएगा यहां पर एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। वैज्ञानिक घटक को आप तकनीक से मत जोड़ दीजिएगा। तकनीक आपका आर्थिक घटक है, वैज्ञानिक आपका अनार्थिक क्रियाकलाप है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं चंद्रयान 2 का या मंगलयान का, आप बात कर लीजिए। मंगलयान तक, मंगल पर अगर हम उपग्रह भेज रहे हैं, चंद्रमा पर हम मानव को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं वो तो आएगा आर्थिक क्रियाकलाप में। क्रायोजेनिक इंजन हमने बनाया, रॉकेट हमने बनाया, ये सब जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कहलाता है इनोवेशन, तकनीक या नवाचार। जबकि वैज्ञानिक यानी ये रॉकेट प्रोपल्शन किस सिद्धांत पर काम करता है, कितनी ग्रेविटी के साथ इसको छोड़ा जाएगा, कितने एंगल पर छोड़ा जाएगा, क्या स्पीड होनी चाहिए, ये जो सिद्धांत हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक
सिद्धांत कहलाता है। तो ये अनार्थिक क्रियाकलाप में आता है और ये आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। तो बहुत सूक्ष्म अंतर है, इसको कभी भी कंफ्यूज होने की कोशिश मत करिएगा। तो हम आपके आ जाते हैं प्रश्न पर सीधे सीधे। तो हमने दो आपको प्रश्न दिया था। एक तो था कि भारत का विकास मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो भारत का विकास मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? भारत नहीं, किसी भी देश के विकास का मॉडल, ऑप्शन था व्यक्ति, बी था राज्य, सी था व्यक्ति और राज्य दोनों, और डी था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने अभी बात किया क्या कि कोई भी इकोनॉमिक्स की विधा या कोई भी जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो व्यक्ति विकास मॉडल की बात करते हैं, तो वो राज्य और व्यक्ति दोनों की बात करता है। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा था कि देश की आर्थिक वृद्धि में कौन कौन से अनार्थिक, कौन सा इसमें अनार्थिक तत्व है। जैसे उसमें मैंने जो ऑप्शन दिया था उसमें था सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन। तो आप जानते ही हैं सामाजिक व्यवहार पहला है, सामाजिक घटक यानी अनार्थिक क्रियाकलाप है, तो यही उत्तर होगा। बाकी आपका है प्राकृतिक संसाधन, वो आपके आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। शक्ति संसाधन यानी शक्ति का सृजन करना, पूंजी उत्पादन करना, रिसोर्स जनरेट करना, वो आपके आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। पूंजी संसाधन, पूंजी का निर्माण करना, आप पहले से जानते हैं कि वो आर्थिक क्रियाकलाप का ही अंग है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको दूसरे लेक्चर में हम बताएंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, किस आधार पर हम किसी को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, किस आधार पर हम किसी को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, और अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, वहीं पर आपको कोई संदेह है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना प्रश्न छोड़ दीजिए, हम आपको उसका उत्तर देंगे। आप अपना कोई भी संपर्क या कमेंट बॉक्स से उत्तर लेना चाहते हैं, जिस माध्यम से भी आपको संपर्क कर सकते हैं, उस माध्यम से हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो अपना प्रश्न, अगर कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न है तो प्रश्न पूछने से आप बिल्कुल संकोच मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।